7 अक्टूबर को इसराइल के खिलाफ चला गया ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड एक ऐसा झटका था जो सीधा यहूदियों के दिल पर लगा। जब तक हम अपनी जमीन के को दुश्मनों से आजाद नहीं करवा लेते तब तक यह जंग जारी रहेगी। हमास के चीफ इस्माइल हनिये ने मई में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की अंतिम विदाई के कार्यक्रम में स्पीच देते हुए यह बात कही थी। यह बयान से करीब 40 दिन बाद 31 जुलाई 2024 को रात करीब 2 बजे ईरान की राजधानी तेहरान में एक इमारत पर गाइडेड मिसाइल से हमला होता है। इस हमले में 2 लोगों की मौत होती है। सुबह होते तक के पहले ईरान और फिर पूरी दुनिया में यह खबर सनसनी की तरह फैल जाती है कि हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये और उसका बॉडीगार्ड मारा गया है। ईरान में हमला हानिये के ठिकाने पर हुआ। वह एक दिन पहले यानी 30 जुलाई को ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गया था। हानिये जिस इमारत में ठहरा था उसी में इस्लामिक जिहाद का लीडर जियाद अल नखला भी मौजूद था। हालांकि हमले में उसे खरोच तक नहीं आई। ऐसे में इजराइल पर हानिये की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में आशंका जताई जा रही है कि इसे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ सकता है। ईरान के राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर से लेकर हिजबुल्लाह और हूतियों जैसे आतंकी संगठन ने भी इजराइल से बदला लेने की बात कही है। वहीं इजराइल और हमास में 10 महीने से जारी जंग के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश में अहम भूमिका निभा रहे हानिये की मौत पर कई सवाल खड़े होते हैं। हानिये के बाद क्या हमास कमजोर पड़ जाएगा? इससे इजराइल और हमास की जंग पर क्या असर पड़ेगा? क्या हमास हानिये की मौत का बदला इजरायली बंधकों से ले सकता है? तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल, हमास चीफ हानिये की मौत से क्या हमास खत्म हो जाएगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमास को समझना होगा। 1948 में इजराइल के अस्तित्व में आने के बाद से ही यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच तनाव रहा है। 1970 के दशक में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ बनाया गया। इसमें इजराइल पर कई हमले किए। 2 दशक तक चले टकराव के बाद इजराइल और पीएलओ में एक शांति समझौता हुआ। इसके तहत पीएलओ ने हिंसा और चरमपंथ का रास्ता छोड़ने का वादा किया। हालांकि फिलिस्तीनियों ने के एक उग्रवादी संगठन को यह समझौता मंजूर नहीं था। इस संगठन का नाम था हमास। इसकी स्थापना 1985 में मौलवी शेख अहमद यासीन ने की थी। हमास को 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पॉलिटिकल ब्यूरो, यह हमास से जुड़े सभी राजनीतिक फैसले लेता है। इस्माइल हानिये इसी ब्यूरो का हेड था। यह विंग हमास के दूसरे देशों और संगठनों के साथ रिश्ते बनाए रखने का काम करता है। इसके अलावा यह गाजा और वेस्ट बैंक को लेकर संगठन के प्लान ऑफ एक्शन तय करने में भी अहम भूमिका निभाता है। मिलिट्री विंग, हमास की मिलिट्री विंग का नाम इज अद दिन अल कासिम ब्रिगेड, मोहम्मद दाइफ इसका लीडर है। यह विंग हमास के सभी मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार होता है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला भी इसी मिलिट्री विंग ने ही किया था। तीसरा है शूरा काउंसिल। यह हमास के प्रमुख नेताओं की एक कमिटी है जो पॉलिटिकल ब्यूरो और मिलिट्री विंग को मॉनिटर करती है। यह संगठन की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती है। सामाजिक संगठन, इनका चौथा हिस्सा। हमास कई सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर भी काम करता है। इस विंग का लक्ष्य फिलिस्तीनियों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना है। भारत के पूर्व राजदूत नवदीप सूरी ने बताया कि इस्माइल हानिये की मौत निश्चित तौर पर हमास के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन यह संगठन का अंत नहीं हो सकता। पॉलिटिकल लीडर के तौर पर इस्माइल हानिये का दूसरा टेन्योर जल्दी खत्म होने वाला था। हमास के नियमों के मुताबिक कोई भी पॉलिटिकल लीडर 2 बार ही इस पद पर चुना जा सकता है। ऐसे में हानिये जल्द ही अपने पद से हटने वाला था। हमास की स्थापना से लेकर अब तक 35 सालों में संगठन को कई नए लीडर मिले। यह एक पॉलिटिकल पार्टी होने के साथ एक आंदोलन का प्रतीक है। इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ के प्रवक्ता एडमिरल डेनियल हगारी ने भी कहा था कि हमास एक विचारधारा है। यह फिलिस्तीनियों के दिल में बसी हुई है। ऐसे में हानिये की मौत से इस संगठन का अंत नहीं होगा। हानिये ने पहले ही खालिद मशाल हमास के पॉलिटिकल हेड थे। वे दोहा में ही रहते थे। हानिये के बाद वे इस पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं। दूसरा सवाल, हानिये की मौत के बाद अब जंग का रुख क्या रहेगा? विदेश मामलों के एक्सपर्ट नवदीप सूरी ने बताया कि गाजा पट्टी में हमास का नेतृत्व याह्या सिनवार करता है।
वहीं जंग की जिम्मेदारी हमास की मिलिट्री विंग अल कासिम ब्रिगेड के ऊपर। इसका नेतृत्व हमास कमांडर मोहम्मद दाइफा करता है। हानिये के पास हमास की राजनीति और कूटनीति से जुड़ी जिम्मेदारियां थी। ऐसे में उसकी मौत के बाद जंग का रुख बदलने की उम्मीद बेहद कम है। पिछले 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद संगठन के अधिकारी अली बाराके ने न्यूज एजेंसी एपी को बताया कि हमले से जुड़ी जानकारी हमास के कुछ ही नेताओं के पास थी। हमले की प्लानिंग हमास के करीब 6 कमांडरों ने मिलकर की थी। इजराइल पर हमले के वक्त इस्माइल हानिये तुर्की में था। उसने टीवी पर हमले की खबर देखी और फिर नमाज अदा की। हमास के अधिकारी के बयान के बाद आशंका जताई गई थी कि इजराइल हमले की सटीक जानकारी हानिये के पास भी नहीं थी। तीसरा सवाल, हमास और इजराइल के बीच सीज फायर की कोशिशों पर क्या असर पड़ेगा? एक्सपर्ट नवदीप सूरी के मुताबिक हानिये की मौत के बाद सीज फायर से जुड़ी बातचीत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका। दरअसल अब तक मध्यस्थता के लिए सारी बैठकों में हमास का नेतृत्व हानिये ही करता था। सीज फायर के लिए कतर, मिस्र और अमेरिका जैसे तमाम देशों महीनों से समझौता कराने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। अब हमास के चीफ नेगोशिएटर की मौत हो गई है। इजराइल पर इसका भी आरोप लगाया गया। ऐसे में अब दोनों पक्षों के बीच सीज फायर समझौते पर चर्चा दोबारा कब शुरू हो पाएगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर भी यह आरोप लगे हैं कि वे सीज फायर नहीं होने देना चाहते। दरअसल नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई केस चल रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री को डर है कि अगर जंग रुक गई तो उनसे प्रधानमंत्री की कुर्सी छीन सकती है। नेतन्याहू का लक्ष्य हमास पर जीत दर्ज कर देश की सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करना। ऐसे में उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए हानिये के खिलाफ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। चौथा सवाल, क्या इजराइल से बदला लेने की कोशिश करेगा हमास? क्या इसके लिए वह बंधकों को मार देगा? जवाब है नहीं। इजराइल के खिलाफ जंग में बंधक अब तक हमास का सबसे बड़ा हथियार साबित हुए। पिछले साल हुए सीज फायर के दौरान बंधकों के सहारे हमास ने इजरायली जेलों में बंद कई फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कराया। ये बंधक ही अब तक इजराइल को गाजा पूरी तरह कब्जा करने से रोक पाए। इजराइल में बंधकों के परिजन भी लगातार नेतन्याहू सरकार पर हमास के साथ समझौता करने का दबाव बना रहे हैं। अगर हमास ने बंधकों को मार दिया तो फिर उसके पास इजराइल से अपनी शर्तों को मनवाने का कोई तरीका नहीं होगा। इजरायली सेना गाजा पर अपने हमलों को और तेज कर सकती है। अब पांचवा सवाल यह उठता है कि यह हमला ईरान में किया, क्या इससे एक बार फिर ईरान और इजराइल में टकराव बढ़ सकता है? जवाब है 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरानी दूतावास के पास एक एयर स्ट्राइक की थी। इसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने बदला लेने के लिए इजराइल पर अटैक करने की धमकी दी थी। इसके ठीक 12 दिन बाद 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया। तब हमला सीरिया में इजरायली दूतावास पर हुआ था, लेकिन इस बार ईरान की राजधानी में उसके मेहमान इस्माइल हानिये की हत्या की गई। ईरान ने इसे इजराइल की साजिश बताया। बुधवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने इजराइल से बदला लेने की बात कही। वहीं देश के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमेनेई ने भी कहा कि इजराइल ने उनके मेहमान को मारा। अब उसका बदला लेना ईरान का फर्ज है। हानिये की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है। हानिये की मौत के बाद ईरान का मकसद क्षेत्र में यह संदेश देना होगा कि कोई भी उनके देश में घुसकर हमला करेगा तो उसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसे में अगले 1 हफ्ते के अंदर ईरान इजराइल को जवाब देने के लिए एक ठोस कदम उठा सकता है। छठवां सवाल, क्या हमले के पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है? क्या उसे पहले से हमले की जानकारी होगी? जवाब है नहीं। इजराइल ने पहले भी कई ऐसे ऑपरेशंस चलाए हैं जिसकी सूचना अमेरिका को नहीं दी गई। उसने ज्यादातर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अंजाम दिए। मिस्र में भारत के राजदूत रह चुके नवदीप सूरी ने कहा कि अमेरिका खुद कई महीने से इजराइल हमास के बीच समझौता कराने की कोशिश कर रहा है। यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेके सुलिवन और CIA के अधिकारी इसके लिए कई बार कतर और मिस्र के साथ बैठकें कर चुके हैं। दरअसल अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति चुनाव होने 2020 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में 45 लाख से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। ऐसे में आगामी चुनाव में ये बड़ा वोट बैंक है। गाजा में इजराइल के बढ़ते हमलों के बीच अमेरिका की यूनिवर्सिटी और व्हाइट हाउस के बाहर बड़े स्तर पर प्रदर्शन होते रहे।
इस दौरान विरोधियों ने इजराइल को समर्थन देने की मांग उठाई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आम फिलिस्तीनियों पर हो रहे हमलों के खिलाफ विरोध लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में इजराइल और हमास के बीच समझौते होने से अमेरिका के लिए भी फायदा है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।